नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत के दौरे पर। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा संभव। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से लखनऊ में। देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष व विधान परिषदों के सभापति होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। बीजेपी की उपस्थिति में नितिन नबीन भरेंगे अपना नामांकन। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में। भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि मंडल समेत विभिन्न कंपनियों के सीईओ होंगे शामिल। और कार्लोस अल्कराज की ऑस्ट्रेलियन ओपन में धमाकेदार शुरुआत। पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। यूएई के राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नई सीमाएं तय होंगी। ये यात्रा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान को भी मजबूती देगी। भारत और यूएई एक दूसरे के शीर्ष व्यापार और निवेश भागीदारों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था समेत एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी भी है। यूएई के प्रेसिडेंट की इस यात्रा से भारत और यूएई के व्यापारिक और रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषदों के सभापति शामिल होंगे। इस दौरान विधायी निकायों के सचिवों का 62वां सम्मेलन भी होगा। इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारी, सचिव और प्रतिष्ठित प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन के संचालन, सुशासन और मौजूदा विधायी मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्ति पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। साथ ही दक्षता बढ़ाने और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए विधायकों की क्षमता निर्माण और जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही पर भी चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक सेट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके लिए प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल होंगे। बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों के सदस्यों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5700 से अधिक नाम शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का ही नामांकन होना है। नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की इस समय भारत के दौरे पर हैं। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय हितों, रणनीतिक साझेदारी और संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की संभावना है।
इससे पहले रादोस्लाव सिकोर्स्की जयपुर के दौरे पर हैं। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव के दौरान सिकोर्स्की ने संकट में एक महाद्वीप, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय कहानी शीर्षक वाले सत्र में भाग लिया। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। और तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में हुई भगदड़ मामले में सीबीआई अभिनेता विजय से फिर से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अभिनेता विजय को सम्मन भेजकर तलब किया है। वो आज विजय से पूछताछ करेगी। करूर में ये घटना तब हुई थी जब विजय के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए थे। सीबीआई की जांच में ये सवाल उठ रहे हैं कि कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। ये घटना तमिलनाडु में एक चर्चा का विषय बन गई है और इसके बाद आयोजकों और पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के उपायों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। अब सीबीआई की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि ये भगदड़ किसी व्यक्ति या संगठन की लापरवाही का परिणाम थी या फिर ये एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि और 64 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस सम्मेलन में एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भारत की ओर से 100 से अधिक सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू पहुंच गए हैं। साथ ही सम्मेलन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सम्मेलन में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना राज्यों की सरकारों का पवेलियन भी मौजूद रहेगा। और स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दावोस पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले विचारों पर दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये पूरी तरह तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर विवाद सामने आया है। एक पोस्ट में दावा किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस को चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता साबित करने के लिए समन भेजा गया है। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे भ्रामक करार दिया। सीईओ ने स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र में लिंक कॉलम मतदाता द्वारा खाली छोड़े गए थे। चंद्र कुमार बोस को अन्य समान स्थिति वाले मतदाताओं की तरह ही चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार सुनवाई के लिए बुलाया गया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार में कुछ कट्टरपंथी अवैध संगठन सक्रिय हैं। उनका कहना है कि ये वही संगठन हैं जो पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सक्रिय थे, लेकिन वहां बीजेपी और एनडीए सरकारों ने सख्त कार्रवाई कर उन्हें खत्म कर दिया। पूरा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट, खास करके जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है मालदा, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, ये सब एरिया में ये सब बैन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। यूपी में भी था, बीजेपी खत्म किया, बिहार में भी था, एनडीए खत्म किया, मोदी जी नीतीश जी खत्म किया, यहाँ भी खत्म होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। आज तो प्रधानमंत्री जी बता दिया जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। बिहार में भी जंगल राज था।
और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 महिलाओं सहित 6 माओवादी मारे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मारे गए माओवादियों में दिलीप बेदजा भी शामिल हैं, जो लंबे समय से इंद्रावती रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में सक्रिय था। जिला रिजर्व गार्ड, कोबरा और विशेष कार्य बल की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 2 AK-47 राइफल, 1 इंसास राइफल, 2 303 राइफल और 6 ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवादियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार न्याय, सुरक्षा और सम्मान के साथ पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को आधुनिक शहरी परिवहन की नई पहचान देने वाला हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आज देश के सबसे सफल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडलों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति मंच के माध्यम से समय समय पर लिए गए अहम निर्णयों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने और समय पर आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो की परिकल्पना एक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली के रूप में की गई थी। वर्ष 2012 में शुरू हुई ये परियोजना L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की गई। करीब 18,975 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेट्रो आज 3 प्रमुख कॉरिडोर को जोड़ती है। इसमें पहला है मियापुर से LB नगर, दूसरा JBS परेड ग्राउंड से फलकनुमा तक और तीसरा नागोल से रायदुर्ग तक। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, बिजली टैरिफ, वित्तीय और नियामकीय अड़चनों जैसी कई चुनौतियां सामने आई। इन मुद्दों की समीक्षा 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक में की गई। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ और प्रशासनिक
व संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। जो ओल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट फेज का है, कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट है, मगर वो नहीं कर पा सकते। बाद में जब सरकार ने आगे आए, हम ये प्रोजेक्ट को लैंड एक्वायर करने के लिए जब मेट्रो एमडी ने हमको रिक्वेशन दिया, हम ओल्ड सिटी को, जो भी हैदराबाद का ओरिजिनल सिटी है, वो ओरिजिनल सिटी को हम वहाँ मेट्रो लाइन लाने के लिए वो नोटिफिकेशन दे के उधर गए हम। प्रगति मंच के तहत विशेष रूप से बिजली टैरिफ से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। तेलंगाना सरकार ने संबंधित विद्युत विभागों और नियामक संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय किया, जिससे मेट्रो संचालन के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ टैरिफ ढांचा तैयार हो सका। इन प्रयासों से मेट्रो के कमीशनिंग और संचालन में आने वाली बड़ी रुकावटें दूर हुई। मैं ऐसे जनरली ज़्यादातर मेट्रो यूज़ करती हूँ। मेट्रो के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। मेट्रो होना कितना सुविधाजनक है हमारे लिए। कहीं भी जाने के लिए आप इमीडिएट पहुँच सकते हो और ट्रैफिक से भी बच सकते हो। आज हैदराबाद मेट्रो ने न केवल यात्रा समय को कम किया है, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण नियंत्रण में भी अहम योगदान दिया है। मेट्रो के माध्यम से हर साल लगभग 184 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हो रही है और करीब 424 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है। परियोजना के तहत 9.35 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित की गई है और सभी 57 स्टेशन IGBC प्रमाणित हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद मेट्रो शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रगति मंच की सफलता का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हैदराबाद के विकास को और गति देगी। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के स्थापना दिवस है। साल 2006 में आज ही के दिन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NDRF के कर्मियों को स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, NDRF के कर्मियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी सरकार के आपदा प्रतिरोधी भारत निर्माण के संकल्प को साकार करने में NDRF की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज ये आपदाओं के दौरान राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ बन गया है। दूसरों की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के योद्धा संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। NDRF आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ है। आइए देखते हैं NDRF पर DD न्यूज की ये खास रिपोर्ट। हर आपदा अपने पीछे विनाश छोड़ जाती है, लेकिन उस आपदा से पार पाने के लिए वर्दी में सजे ऐसे नायक सामने आते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में हर एक जान बचाने के संकल्प को पूरा करते हैं। आज जब NDRF अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, तब पूरा देश इस बल को सलाम करता है, जो तब पहुंचता है जब उम्मीदें टूटने लगती हैं। 19 जनवरी 2006 को स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। भीषण प्राकृतिक आपदाओं से मिले सबक ने ये साफ कर दिया था कि भारत को आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष और त्वरित प्रतिक्रिया बल की जरूरत है। बाढ़ हो या चक्रवात, भूकंप हो या औद्योगिक दुर्घटनाएं, आज की तारीख में NDRF भारत की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। अत्यधिक प्रशिक्षित, आधुनिक उपकरणों से लैस और हर समय तैयार NDRF की टीमें अक्सर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती हैं। सबसे कठिन हालातों, उफनते सैलाब और मलबे के पहाड़ के बीच NDRF के जवान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हर अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ होती है और बचाई गई हर जान एक जीत। साल दर साल NDRF ने देश भर में आई बड़ी आपदाओं के समय अहम भूमिका निभाई है।
हजारों जानें बचाई हैं और त्रासदी के बाद जनजीवन को फिर से बहाल करने में मदद की है। बदलते हालात और नई चुनौतियों के बीच एनडीआरएफ लगातार खुद को विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का साथ मिला तो एनडीआरएफ को क्षमता निर्माण, आधुनिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण में मदद मिली। केंद्र सरकार के प्रयासों ने एनडीआरएफ को देश भर में बड़े और जटिल आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया है। एनडीआरएफ के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश को भरोसा है कि जब भी आपदा आएगी तो एनडीआरएफ की टीम जरूर आएगी, क्योंकि एनडीआरएफ के लिए सेवा पहले सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प और एक मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस फैसिलिटी में विकसित पिनाका मिसाइलों का निर्यात भी शुरू हो चुका है और कई अन्य देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। इस तरह की उपलब्धियां न केवल हमारी रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता को भी और अधिक सशक्त बनाती हैं। और आज जब मैं इस परिसर में आया, आप लोगों से बात की और यहाँ आकर सारे काम को देखा, तो सचमुच मुझे भीतर से संतोष की भी अनुभूति हुई और साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई। और मुझे विश्वास है कि इस परिसर से निकला हर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी एक मजबूत हिस्सा बनेगा। और जब ये महसूस होता है कि देश के लिए कुछ बन रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, और यह सब देखने के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन के दौरान घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज सुबह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में भी घना कोहरा छाया है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाया रहा। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही ओडिशा के कुछ इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या हिमपात होने की संभावना है। दिल्ली के भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। पुस्तक मेले के समापन के दौरान डॉक्टर रघुवीर सिंह रंधावा की पुस्तक व्हाइट कोट्स वाइल्ड हार्ट्स का विमोचन किया गया। पुस्तक में लेखक ने रहस्यमय 70 के दशक से चिकित्सा, शरारत और संगीत के रोमांच को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। पुस्तक मेले के आखिरी दिन डॉक्टर रघुवीर सिंह रंधावा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन डॉक्टर रघुवीर सिंह रंधावा की पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। सर, व्हाइट कोट वाइल्ड हार्ट्स की जो कहानी है वो किन उम्र के पुस्तक प्रेमियों को ज़्यादा पसंद आ रही है? देखिए, ये यूथ के लिए है। जिस दिन बच्चे नए स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो उनको सबको एक वाइट कोट प्रेजेंट किया जाता है और फिर उनको साथ में ओथ होती है, हिपोक्रेटिस ओथ, कि आपने उसको फॉलो करते हुए करना है। तो ये वाइट कोट तो वो हो गया, लेकिन अब जो अंदर हार्ट है वो तो वाइल्ड है ना। वो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा वाइल्ड भी होता है, उसको कुछ शरारत सूझती है, लेकिन उस शरारत को मोल्ड करके रखना, उसको कंट्रोल में रखना, ताकि अपना जो असली मंतव्य है पढ़ना और डॉक्टर बनना, वो जो हिपोक्रेटिस ओथ ने बताया है उसको कर पाना वो ज़रूरी है। तो उस वाइल्ड हार्ट को कैसे संभालना है, उसके साथ कैसे डील करना है, ताकि एक अच्छे नागरिक, अच्छे डॉक्टर और अच्छे सर्विस करने वाले लोगों को सेवा देने वाले आप डॉक्टर बन सकें। डॉक्टर रंधावा जिन्होंने अपने 50 साल पहले और अब तक के तमाम अनुभवों को इस पुस्तक में संजोया है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को 6-3, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। अब अल्काराज की नजरें 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन पर टिकी हैं। यदि वे खिताब जीतते हैं तो वे चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं महिला सिंगल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। साबालेंका ने फ्रांस की वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी त्यानसोआ राकोतोमांगा को 6-4, 6-1 से हराया। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।